बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय। और इसी बेगूसराय का एक छोटा सा गांव भगवानपुर धैया। मैं बात कर रही हूँ 13 नवंबर की रात के लगभग 1 बजे। कुछ आवाजें एक घर से आ रही होती। ये आवाज एक बूढ़ी महिला के कानों तक जाती, जिसकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर रहती। और जैसे ये महिला आवाज सुनती, ये अपने पति के पास जाती, अपने पति से कहती है इन आवाजों को सुनने के लिए। दोनों ये बूढ़े पति पत्नी, ये बूढ़ा दाम्पत्य उन आवाजों का पीछा करते अपने ही घर के एक कमरे के पास जाते हैं, जहां से कि ये आवाजें आ रही थी। पहले तो इत्मीनान से इस आवाज की वो सुनने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी आवाज है। इसके बाद वो जब दरवाजे की फांक से झांकते हैं तो जो नजारा देखते हैं, वाकई इतनी उम्र के बाद उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल उस कमरे के भीतर इनकी बहू काजल होती है। जब ऐसा नजारा देखते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि शोर किया जाए तो बदनामी होगी, इज्जत जाएगी, और इज्जत जानी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि हमें भी नुकसान ना पहुंचे, अगर जो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे ये जो कमरे के भीतर व्यक्ति है, क्योंकि कमरे के भीतर काजल होती है, नग्न अवस्था में होती है, इन बूढ़े पति पत्नी की बहू होती है, और दूसरा व्यक्ति उसी इलाके का रहने वाला एक आदमी होता है, जो कि वो भी नग्न अवस्था में, और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। जब ऐसा वो लोग देखते हैं तो एक दूसरे से पहले दूर हट के बात करते हैं। इसके बाद एक ताला लाते हैं, उस कमरे में लगा देते हैं। इसके बाद ये लोग अपने बेटे को फोन करते हैं, जो कि परदेश रह रहा होता है। काजल के बारे में सारी बात अपने बेटे को बताते हैं। जैसे ही बेटा ये बात सुनता है, वो तुरंत उसी रात बस पकड़ता है, अपने घर आता है। और जब घर आता है, इसके बाद पूरी गांव की पंचायत बुलाई जाती है। इसके बाद उस ताले को खोला जाता है, जो कि उस ताले के भीतर जो व्यक्ति रहता है और जो काजल होती है, काजल 2 बच्चों की मां होती है। पति इन दोनों को पंचायत के बीच ले जाता है और पूछता है कि तुम जबकि 2 बच्चों की मां थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे क्या संतुष्ट नहीं हो पा रही थी? मैं तुमको वो खुशी नहीं दे पा रहा था? इस पे जो काजल रहती है वो कहती है कि ऐसा है कि इसमें ना ही तुम्हारी गलती हो और ना ही हमारी गलती। दरअसल ये हमारा रिश्ता जो है ये बहुत पुराना है, शादी से पहले का हम दोनों का प्यार है, और शादी के बाद भी मैं इससे मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाई। जब ये बात एक पति जानता है तो उसी पंचायत के बीच एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दरअसल वो पंचायत के सामने कहता है कि ऐसा है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए एक दूसरे के साथ। जब ये खुश है, हमारे साथ ये काजल खुश नहीं, तो काजल की शादी इस व्यक्ति से करा दी जाए, और जहां तक 2 बच्चों की जिम्मेदारी रही उसको मैं उठाऊंगा। पंचायत वाले लाख समझाते हैं, पर वो व्यक्ति मानता नहीं। अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेता है। पत्नी को, वो जिससे प्यार करती थी, उसे एक मंदिर से शादी करवाता है, और अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन का गुजर बसर करने लगता है। तो इतना होने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं होता है। बाकी आगे की जो एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें ऐसा कुछ होता भी नहीं, और जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को मैं आप लोगों के बीच, जिस सच्ची कहानी को लेके हाजिर हूँ, बेहद दिल को झकझोर देने वाली और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। दरअसल अभी आप लोगों को मैंने एक कहानी सुनाई जो कि बिल्कुल दिल को छू लेने वाली थी। भले छोटे लफ्जों में सुनाई, छोटे शब्दों में सुनाई, बाकी
अब जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली कहानी। तो उसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे गुजारिश है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक रोज एक नई कहानी, रोज एक नई सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान प्रदेश का एक शहर लगता है जयपुर, और इसी शहर का एक शहरी इलाका पश्चिमी, जहां का एक छोटा सा इलाका करधनी। 19 नवंबर 2023 की शाम को लगभग 4 बजे थाना करधनी के इलाके का एक छोटा सा इलाका लगता है सरना डोंगर, यही का रहने वाला हनुमान सैनी, जो कि पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है कि दरअसल हमारे पड़ोस में एक घर है जहां से बड़े जोरों की दुर्गंध आ रही। अब जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो तुरंत एक टीम लेते हैं और उस गांव में उस मौके पे पहुंचते हैं। फिर इस हनुमान सैनी का नाम पता किया जाता है, हनुमान सैनी को बुलाया जाता है। हनुमान सैनी कहता है कि पड़ोस वाला घर है जहां से बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं पर दिख नहीं। अब जब पुलिस वाले देखते हैं तो दरवाजे पे ताला पड़ा है। अब मेन दरवाजे को जब तोड़ा जाता है तो अगले जब भीतर घुसते हैं पुलिस वाले तो देखते हैं कि 2 दरवाजे कमरे के हैं जो वहां भी ताला पड़ा है। बाकी एक कमरे से बड़ी भयानक दुर्गंध आ रही थी। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश होती है और जैसे ही दरवाजा टूटता है जो नजारा रहता है बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहता है। उस कमरे में 2 शव पड़े रहते हैं और ना ही कोई छीना झपटी का मामला होता है, ना ही कोई फोड़ तोड़ रहती। जैसे लगता है कि दोनों को चारपाई पे लिटाया गया हो, लेटी हुई हो आराम से, और चारों तरफ खून फैला है। जिसमें कि एक महिला जिसका नाम किरण रहता है, उम्र 32 साल, किरण यादव। और जब एसएचओ देखते तो उनके होश पाक्ता हो जाते हैं और उसी के ठीक बगल में एक 11 साल की लड़की जिसका नाम प्रिया होता है। अब दोनों जब डेड बॉडी को देखते तो पूरी तरह से सड़ रही थी। 3-4 दिन का मामला हो चुका था और किसी को खबर नहीं, किसी को भनक नहीं। इसके बाद अब दूसरा दरवाजा, दूसरे पे भी ताला पड़ा, उसको भी तोड़ा जाता है। और जब उसमें एसएचओ साहब जाते तो देखते हैं कि उसमें भी एक लड़की जिसकी उम्र महज 8 साल है और उसकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। चारों तरफ खून ही खून फैला। जब एसएचओ साहब ये देखते हैं तो तुरंत इन तीनों डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बाकी जब इस घर का मेन मुखिया जो था उसके बारे में पता किया जाता है तो उसका कुछ अता पता ही नहीं कि कहाँ गया। अब जब ये बात पुलिस के दिमाग में खटकती है कि आखिर इस घर का मुखिया जो है वो कहाँ गया, जो कि ये लोग रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के रहने वाले थे, राजस्थान प्रदेश में रह के अपना कमाते खाते थे। अब जैसे ही पुलिस वाले उस घर के मुखिया को, रमेश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाकी ये रमेश यादव कहीं मिलता नहीं। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत है ना कोई सुराग है कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या। अब फोन लोकेशन खंगाली जाती है। तब तक 3 दिन का वक्त गुजर जाता है और जब 3 दिन का वक्त गुजरता है तो कनकपुर रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति बड़े गुमसुम हालत में बैठा होता है और एक कोई और नहीं बल्कि रमेश होता है। कुछ लोग इसको चिन्हित करते हैं, इसके बाद पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस की एक टीम आती है। बाकी बड़े आराम से रमेश बैठा रहता है।
पुलिस इसको पकड़ती और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं, तुम्हारे परिवार कहाँ है? तो कहता है बड़े आराम से घर में सोए हैं। अब जब पुलिस उसकी इस मनोदशा को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जरूर मेंटल कोई प्रॉब्लम है। इसको थाने ले जाते हैं, बड़े आराम से इससे पूछने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो रमेश है जयपुर में अगरबत्ती की कंपनी में काम करता है और वहीं से अपने परिवार का गुजर बसर करता है। बाकी कहते हैं कि जहां परिवार है और इतनी महंगाई है तो पैसों की दिक्कतें किल्लतें आ ही जाती। वो ज्यादा लोगों से उधार ले लेता है, कर्ज ले लेता है और इसी कर्ज के चलते अब हमेशा वो डिप्रेशन में रहता, टेंशन में रहता। इसी बीच उसको एक शादी का ऑफर आता है जो कि वो अपने साले के लिए शादी के लिए बात करता है और उसके साले की शादी भी फिक्स हो जाती है। अब ये बात पता चलती है रमेश की पत्नी किरण यादव। अब इस पे वो लगती है, विवाद करने लगती है, झगड़ा करने कि तुम खुद कर्ज में डूबे, दूसरे की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। अब तमाम तरह की दोनों में झगड़ा अक्सर होने लगता है। और बात करूं 17 नवंबर 2023 की, दोपहर का समय था। पति पत्नी में विवाद होता है। किरण अपने बच्चियों के साथ सोने चली जाती है और जैसे ही ये देखता है कि किरण सो गई, वो सोचता है मुझे बहुत परेशान की। अपने घर में से एक हथौड़ा उठाता है, किरण के सिर पे मारता है और ताबड़तोड़ मारता है। किरण हुई मर जाती है। इसके बाद अब देखता है कि उसकी 11 साल की जो बेटी प्रिया, अब उसके सर पे भी उसी हथौड़े से मारता है। इसके बाद जब वो अपनी बेटी के पास, छोटी वाली बेटी के पास, रिया के पास जाता है जिसकी उम्र 8 साल है, तो उसको आंखें खोल के रिया देखने लगती है। उसको तरस आ जाता है। इसके बाद उसको उठाता है और उठाने के बाद बाजार ले जाकर घुमाता है। इसके बाद उसको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। अब रात हो जाती है, फिर घर आता है, दूसरे कमरे में अपने बेटी रिया के साथ सो जाता है। बाकी रातें करवटे फिरते बीतती है और जैसे ही सुबह के 4 बज रहे होते तो उसके दिमाग में आता है तो जेल जाना ही। हमारे जेल जाने के बाद किरण तो रही नहीं, प्रिया तो रही नहीं, अब रिया किसके साथ रहेगी। इसके बाद वही हथौड़ा उठाता है और 8 साल की बेटी का भी कत्ल कर देता है। इसके बाद आराम से कमरे का ताला बंद करता है, स्टेशन चला जाता है। अब जहां एक केस में आप देखें कि इतना बड़ा गुनाह उसकी पत्नी की कि किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखी गई, कमरे के भीतर पकड़ी गई, उस व्यक्ति ने ऐसा फैसला किया कि अपने बच्चों को लेके जीवन गुजर बसर करने का फैसला किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। और यहाँ पत्नी की कोई गलती नहीं थी, बेटियों की कोई गलती नहीं थी। फिर भी एक व्यक्ति इतना टूट चुका था कि अपने ही हाथों बिना किसी गुनाह के अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसकी मनोदशा इतनी खराब थी, फिर भी इसको मनोचिकित्सक को दिखाया गया। इसके बाद इसको जेल भेज दिया गया। अब देखिए कानून इसको कौन सी सजा देती। तो आज की ये दोनों कहानी ऐसी थी जो एक सीख देके जाती है कि अगर जो इंसान समय से अच्छा फैसला ले तो अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकता है, जैसे कि पहली कहानी में मैंने बताया। पर इंसान अगर जो आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिससे कि वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद करता है, कई जिंदगियां इसमें खत्म कर देता है। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। किसमें इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो पहली कहानी में वो व्यक्ति किया अपनी पत्नी के साथ, क्या वो सही था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त अपनी सलाह दिए, अपनी राय दी, जिसमें कि मोहम्मद यासीन जी, जो कि लाहौर पाकिस्तान से, और ये अक्सर हमारी वीडियो देखते हैं और सभी वीडियो पे अपनी सलाह देते, अपनी राय देते, कमेंट करते। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और संतोष कुमार दुबे, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया
कि आपने ना सिर्फ वीडियो देखा बल्कि अपनी राय भी दी। अंसार जी, जितेंद्र सिंह जी, राज जी, द्रौपदी देवी जी, आप सभी ने वीडियो को देखा, अपना सपोर्ट दिया, अपना साथ दिया। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी नए हमारे मित्र आए होंगे, जितने भी नए दोस्त हमारे आए होंगे, सबसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने इलाके के साथ, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे के नाम के साथ अपने नाम में मेंशन करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा कर सकूं, जैसे कि हमारे 2-3 दोस्त मित्र जो हैं अपने इलाके का पता बताए। और साथ ही अपने जन्मदिन और अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।